हेलो एवरीवन। अगर आप सही और अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको वर्ब को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि वर्ब के बिना दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाया नहीं जा सकता। तो आइए समझते हैं वर्ब को अच्छे से। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ब होता क्या है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें वर्ब कहते हैं। जैसे कोई भी एक्टिविटी हो, खाना खाना, पढ़ना, सोना, खेलना, कूदना एटसेट्रा, सभी वर्ब कहलाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ब की टाइप्स क्या होती हैं। वर्ब की मेनली दो टाइप्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब या फिर मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, हेल्प करना। ये मेन वर्ब से पहले आकर उसकी हेल्प करते हैं, बताने के लिए कि वह क्या है। हेल्पिंग वर्ब मेनली दो तरह की होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में आता है डू और इसकी टाइप्स, और बी और इसकी टाइप्स जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। हैव की टाइप्स जैसे कि हैज, हैव, हैड। मॉडल वर्ब होते हैं जैसे कि कैन, मे, कुड, वुड, शुड एटसेट्रा। मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब की ही एक टाइप है। आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब कैसे हुए। मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, क्योंकि वे मेन वर्ब से पहले आकर बताते हैं कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है। आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट की इंट्रोडक्शन हो रही है। वीडियो में आगे हम हर एक चीज पूरा अच्छे से बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मेन वर्ब और एक्शन वर्ब की मेनली दो टाइप्स होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए अब इनको अच्छे से और समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब का ओरिजिन इसलिए उसकी खोज हुई क्योंकि पहले समय में जब किसी काम के करने या फिर होने के बारे में बताना होता था तो ये नहीं पता लगता था कि हम उसको कैसे बताएं कि यह किस समय में हुआ। किसी भी काम के टाइम के बताने के लिए टेंसेस की खोज की गई। टेंसेस में आपको पता है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो उन सभी रूल्स के चलते हेल्पिंग वर्ब की भी खोज की गई। अगर आप टेंसेस को अच्छे से और बहुत ही इजी वे में समझना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर टेंसेस की वीडियो देख सकते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत ही आसानी से टेंसेस समझ आ जाएंगे। चलिए अब जानते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ब्स। सबसे पहले एग्जांपल्स ऑफ वर्ब देखते हैं कि किसी काम का करना क्या होता है। जैसे कि टीच मतलब पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रही हूं तो ये भी एक एक्टिविटी है, एक क्रिया है, तो इसे भी हम वर्ब ही कहेंगे। स्लीप सोना, ये भी एक क्रिया है। प्ले खेलना, खेलना भी एक एक्टिविटी ही है, एक्शन है, और इसे भी हम वर्ब ही कहेंगे। वॉक चलना, चलना भी एक क्रिया है। वॉच देखना, आप मेरी वीडियो इस समय देख रहे हैं तो ये भी तो एक एक्टिविटी ही है ना। इसी तरह रीड पढ़ना, पढ़ना भी एक क्रिया है। अंडरस्टैंड समझना, कुछ समझना भी वर्ब ही कहलाएगा। आप सोचेंगे कि अंडरस्टैंड करना कैसे एक क्रिया हुई। अंडरस्टैंड करना कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है बट मेंटल एक्टिविटी है, तो इसे भी हम वर्ब ही कहेंगे। राइट लिखना, लिखना भी एक क्रिया है, एक्टिविटी है। लर्न याद करना। डांस सिंग थिंक स्पीक एटसेट्रा, इस तरह हम पूरा दिन पता नहीं बहुत सारी क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं और आप जान भी नहीं पाते कि किस तरह हम पूरा दिन वर्ब में घिरे रहते हैं। आइए डेफिनेशन का सेकंड पार्ट समझते हैं, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग। किसी चीज का, किसी काम का होना क्या होता है। किसी भी चीज या काम के होने को दिखाने के लिए इज, एम, आर और पास्ट में वाज, वर का यूज किया जाता है। इसी तरह किसी चीज के पास होने को दिखाने के लिए हैज और हैव का यूज होता है। आइए अब इसको एग्जाम्पल से हम और अच्छे से समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए।
आइए अब समझते हैं कि किसी काम का होना या फिर चीज का होना क्या होता है। इस तरह के होने को बताने के लिए प्रेजेंट में मतलब वर्तमान समय में इज एम आर का यूज किया जाता है। इज एम आर हमें बताते हैं कि कोई चीज या कोई व्यक्ति किस स्टेट में है, किस अवस्था में है। आइए एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ पाएंगे। आई एम इन ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। अब यहाँ पर सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं हो रही है, बट फिर भी इसमें एक वर्ब है। आप कहेंगे कि इसमें वर्ब कहाँ पर है, इसमें तो कोई क्रिया हो ही नहीं रही है। इसमें क्रिया नहीं हो रही है, बट एक अवस्था का पता चल रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग का पता चल रहा है। किससे पता चल रहा है? एम से, क्योंकि एम बता रहे हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरी क्या अवस्था है। आई एम इन ऑफिस, मैं ऑफिस में हूं। तो इस तरह एम हमें बता रहा है कि मैं कहां पर हूं। तो इस सेंटेंस में एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कोई भी इस तरह का सेंटेंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें वर्ब बताइए कहां पर है, और उसमें ऑप्शंस में कोई भी वर्ब नहीं है का भी ऑप्शन दिया जाता है, और हम अक्सर इसमें वर्ब नहीं है वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। बट यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एम एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप एम को एज अ वर्ब चूज करेंगे। आइए आगे वीडियो में इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज इल, वह बीमार है। तो इस तरह यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है। यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि उस व्यक्ति की क्या अवस्था है, क्या कंडीशन है, वह बीमार है। तो इस तरह इज हमें बता रहा है कि वह किस प्रकार का है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज डिस्टर्ब्ड, वह परेशान है। तो यहाँ पर कोई क्रिया ना होते हुए उसको बताया जा रहा है कि वह किस कंडीशन में है, वह परेशान है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है कि वह क्या है, वह एक इंजीनियर है। यहाँ पर हमें इससे पता चल पा रहा है कि वह क्या है। नेक्स्ट है आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। ये एक बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है, पर यहाँ पर भी वर्ब शामिल है। यहाँ पर एम जो है वह हेल्पिंग वर्ब नहीं, एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, और वह बता रहा है कि मैं कैसी हूं, मैं खुश हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे आर वेरी क्लेवर, वे बहुत चालाक हैं। अब यहाँ पर हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम आर का यूज कर रहे हैं। दे आर क्लेवर। पास्ट सेंटेंस में हम वॉज वर्ब का यूज करते हैं था और थे के सेंस के लिए। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी वॉज अपसेट, वह दुखी थी। अब हमें वॉज से पता चल रहा है कि वह कैसी थी, वह किस अवस्था में थी, वह दुखी थी। तो इस तरह वॉज क्या है, वह थी का सेंस बता रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज नॉट एट होम येस्टरडे, मैं कल घर पर नहीं थी। अब यह हमें बता रहा है कि मेरी कल क्या अवस्था थी, मैं कल घर पर नहीं थी। ये हमें वॉज की हेल्प से पता लग रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे वर इन स्कूल, वे स्कूल में थे। अब यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए हम वर का यूज कर रहे हैं। इस तरह हेल्पिंग वर्ब हमें बताते हैं कि कोई काम किस समय में हो रहा था या फिर हो रहा है। तो आइए हेल्पिंग वर्ब में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मतलब डू को अच्छे से समझते हैं। डू का यूज सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ये काम करने या होने की सेंस को दिखाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जहां पर हम जनरल कोई चीज के बारे में बात करते हैं, जहां पर कोई हम काम नॉर्मली करते हैं, जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, वह स्कूल जाता है। तो इस तरह के कामों को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। एज अ हेल्पिंग वर्ब डू मेनली नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है, क्योंकि अगर हमें बताना है कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता है, तो नहीं वाले सेंटेंस को हम बिना डू की हेल्प से नहीं बना सकते। और या फिर हमें कहना है कि क्या वह स्कूल जाता है, तो तब भी हमें डू की हेल्प लेनी होगी। तो आइए बताते हैं कैसे। सबसे पहले एक नोट देख लीजिए।
सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का यूज किया जाता है। सिंगुलर होता है ही, शी, इट या फिर कोई नेम या फिर कोई भी अकेली चीज या फिर व्यक्ति। प्लूरल होता है आई, वी, यू, दे, एक से ज्यादा चीजें या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति। हम आई भी प्लूरल की कैटेगरी में ही लिखेंगे क्योंकि आई के साथ भी वो सभी रूल अप्लाई होते हैं जो कि हम प्लूरल के साथ करते हैं, तो इसलिए आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आइए अब एग्जाम्पल से इनको अच्छे से समझते हैं। He doesn't play cricket but basketball. वह क्रिकेट नहीं बल्कि बास्केटबॉल खेलता है। अब यहाँ पर ही जो है वह एक सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डज का यूज किया है और नहीं दिखाने के लिए हम डज के बाद नॉट का यूज करेंगे। अब डज नॉट हमें बता रहा है कि क्या काम नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। I don't watch TV but read books. मैं टीवी नहीं देखती लेकिन किताबें पढ़ती हूँ। तो अब डोंट जो है वह बताता है कि मैं क्या नहीं करती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे डू नॉट अटेंड द क्लास। वे क्लास में नहीं आते हैं। अब यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो हम दे का यूज करेंगे। क्वेश्चंस बनाने के लिए डू और डज का यूज इस तरह होता है, जैसे डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानती हूँ। क्वेश्चन में डू और डज सेंटेंस में सबसे आगे आते हैं। रूल सेम रहेंगे, सिंगुलर के साथ डज लगेगा और प्लूरल के साथ डू का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं। डज शी लाइक यू, क्या वे तुम्हें पसंद करती हैं। इस तरह हम डू और डज की हेल्प से क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर आपको डू और डज को और अच्छे से समझना है तो आप हमारी डे 1 क्लास जरूर देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च बार में SF स्पोकन इंग्लिश सर्च कीजिए, आपको ऊपर ही हमारी वीडियो मिल जाएगी। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में डू और डज का यूज होता है, इसी तरह अगर आपको पास्ट की मतलब बीते हुए समय की बात करनी है तो आप क्या यूज करेंगे। तब आप पास्ट में डिड का यूज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। I didn't mean to hurt you. मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। अब यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, गुजरे हुए समय की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम did not का यूज करेंगे। did not हमें बताता है कि क्या काम नहीं होना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है we didn't talk. हमने बात नहीं की। He did not look up. उसने ऊपर नहीं देखा। इस तरह हम डिड के साथ नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आपने एक चीज नोट की कि पास्ट में हम कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, दोनों ही के साथ डिड का ही प्रयोग करते हैं। तो इसमें यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो आप आंख बंद करके डिड का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए डिड का यूज इस प्रकार होता है, जैसे डिड आई से समथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कुछ गलत बोला। सेम एज डू और डज, यहाँ पर आप डिड को क्वेश्चन बनाने के लिए सेंटेंस के आगे लगाएंगे और उसके पीछे जो भी आपने बात कहनी है वो कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डिड ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार थी। यहाँ पर ही जो है वह एक सिंगुलर है, बट फिर भी हम वहां पर डिड का ही यूज करेंगे। क्योंकि हमने डिड लगाया है तो साथ में हम हैव का यूज करेंगे, क्योंकि हमें कोई चीज पास है का सेंस दिखानी है, तो इसलिए आप हैव यूज करेंगे, हैज यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हैव क्यों लगाए, क्योंकि हमने डिड का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। डिड दे हैव ब्रेकफास्ट, क्या उन्होंने नाश्ता किया। आइए अब हैज, हैव और हैड का यूज समझते हैं। इनका यूज पोजेशन मतलब कब्जा या फिर कोई अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। जब हमें बताना है कि कोई चीज हमारे पास है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हम हैज और हैव का यूज करेंगे। और कोई भी परफेक्ट टेंस बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। हैड जो है वह हैज और हैव दोनों की पास्ट फॉर्म है। हैज जो होता है वह सिंगुलर के लिए यूज होता है, कोई भी सिंगल चीज या फिर सिंगल पर्सन। और हैव जो है वह प्लूरल के लिए यूज होता है, एक से ज्यादा चीजें या फिर एक से ज्यादा लोग। आइए एग्जाम्पल्स से इनको और अच्छे से समझते हैं। वी हैव ग्रेट मेमोरीज, हमारे पास बहुत अच्छी यादें हैं।
अब यहाँ पर वी जो है वह एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए हम हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज अ न्यू हेयर कट। उन्होंने नया हेयर कट किया है। यहाँ पर ही एक सिंगुलर है, तो इसलिए हमने हैज का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु हैज माई पेन। मेरा पेन किसके पास है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी हैज ब्लैक वॉच। उसके पास काली घड़ी है। तो शी जो है वह एक सिंगुलर है, तो इसलिए हमने हैज का यूज किया है। आई डोंट हैव व्हाइट कार बट रेड वन। मेरे पास सफेद कार नहीं है, लाल है। अब आई के साथ हमने डू नॉट का यूज किया है, क्योंकि जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती है तो हम आई डोंट यूज करेंगे और प्लस हैव लगाएंगे। हम यहाँ पर हैव नॉट नहीं लगाएंगे, डोंट हैव लगाएंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आप हैव के साथ नॉट ना लगा दें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे हैव स्मार्टफोन। उनके पास स्मार्टफोन है। आइए अब परफेक्ट टेंस कैसे बनाया जाता है वो समझते हैं। ही हैज रिटन अ लेटर। उन्होंने एक पत्र लिखा। अब यहाँ पर परफेक्ट टेंस होता है जब कोई काम खत्म हो चुका होता है। यहाँ पर बताया है कि पत्र लिख लिया है, तो मतलब काम हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पर ही के साथ हैज लगाया है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। अब यहाँ पर हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि काम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर प्लेन हैज अराइव्ड। उनका विमान आ गया है। अब देखते हैं यूज ऑफ बीन। जब सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और सेंटेंस में काम का समय मतलब टाइम दिया होता है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। मेनली जो बीन है वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में ही यूज होता है, हैज और हैव के साथ में। इसका एक और यूज है, अगर आप किसी जगह पहले जा चुके हो तो ये बताने के लिए भी आप बीन का यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। आई हैव बीन टू मुंबई। मैं मुंबई जा चुकी हूँ। तो इस तरह हमने हैव के बाद बीन लगाया है। अब हेल्पिंग वर्ब की नेक्स्ट कैटेगरी है मॉडल वर्ब्स, मतलब कैन, मे, कुड, वुड, शुड एक्सेट्रा। ये सभी जो हैं वह मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं और हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में ही आती हैं। अगर आप मॉडल वर्ब्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और मेन और एक्शन वर्ब को हम पार्ट 2 में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।